हाउस में फेडरल मिनिस्टर सनत तिजारत गौहर अयूब साहब, एजाज साहब, गौहर एजाज साहब और हमारे गवर्नर स्टेट बैंक, फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और इस मुल्क के मायनाज सनतकारों और ताजरों ने उस फॉलोअप मीटिंग का इनेकाद इस गवर्नर हाउस ने किया जो पिछले महीने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ओहदे और मनसब का चार्ज संभाला तो तीसरे दिन यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद थे और वहाँ ये बातें हुई उन सनतकारों से कि हर महीने मिनिस्टर साहिबान यहाँ कराची आएंगे और लोगों के, सनतकारों के मसाइल, ताजरों के वो सुनेंगे और उसे फौरी हल करने के इक़दाम करेंगे। कल से फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स गौहर एजाज साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने आज सुबह से, बल्कि 8 बजे से ही अपनी जो मीटिंग्स थी उनका इनेकाद किया। आज इन्होंने फिशरीज़ वालों से मुलाकात की, इन्होंने फार्मास्यूटिकल वालों से मुलाकात की और उसके बाद आज अभी यहाँ पर तमाम ही पाकिस्तान के जो सनतकार हैं और ताजर हैं उनसे हमने तवील मुलाकात जो 1:30 बजे से चल रही थी और अभी तक किसी ने कोई लंच नहीं किया, कोई चाय वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि मसाइल इतने गंभीर हैं और इतने हैं कि वो सुनने, समझने और उसको जवाब देने में हमें 3.5 घंटे लगे, जिसमें आप सहाफ़ी भाइयों को भी तवील इंतज़ार करना पड़ा। आप हमारी मोहब्बत में यहाँ मौजूद हैं, मैं उसका माज़रत ख्वाह भी हूँ आप लोगों से, लेकिन आप यकीन जानिए इस तमाम असना में तमाम मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश की गई। जो सवालात सनतकारों की तरफ से आए उसमें बड़े सवालात में एनर्जी क्राइसिस और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री है उसको कैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जा सके, एक्सपोर्टर्स के मसाइल, इम्पोर्टर्स के मसाइल और उसके बाद हमारे यहाँ गैस का बड़ा इशू है। इससे पहले कराची में 3 दिन से पिछले पानी की सप्लाई इंडस्ट्री को नहीं है, उसके मसाइल सामने आए, जिसे मिनिस्टर साहब ने, अभी वो खुद आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों पे फौरी एक्शन भी लिए, फौरी अहकामात भी लिए, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे, इंडस्ट्री के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। बहुत ही सनतकारों ने इन तमाम एक्शंस को, चीज़ों को सराहा है और इस अहद के साथ कि हम सब मिलजुल कर इस पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे, वो हो रहा है। इससे पहले मेरी और मिनिस्टर साहब की गवर्नर स्टेट बैंक से एक अलहदा मुलाकात भी हुई, जिसमें जो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर जो हाथ नहीं आ रहा था, अब हाथ तो आ गया है और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा गुमान है कि ये 250-255 तक भी आ जाएगा, इसी स्पीड से नीचे आएगा। जो पॉलिसीज़ मुरतब की जा रही, हमारे इस मुल्क के जो बड़े बड़े मसाइल थे उस पर बड़े एक्शंस हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला इलीगल इमिग्रेंट अफगानियों का था। आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात की गई, उसे भी ठीक किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर ये तजवीज़ दी, जिसे बिजनेसमैनों ने बड़ा सराहा है, कि पूरे पाकिस्तान में कम से कम हर सूबे में 10 5 स्टार होटल्स होने चाहिए। हमें ये तवक्का रखनी है और इंशाअल्लाह हुकूमत इसको पूरा करे कि जो एनर्जी क्राइसिस है, सस्ती बिजली और सस्ती गैस की सप्लाई सनतकारों को और घरेलू सार्फिन तक पहुँचे, इस पर बात हुई है। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिलजुल कर, जिस तरह आज सनतकारों ने इस एतमाद का, इस यकीन का इजहार किया है कि फेडरल मिनिस्टर और बाकी टीम वाकई चाहती है कि ये गैप भी ख़त्म करे जो सनतकारों और हुकूमतों के दरमियान होता है, लोगों के, अवाम के दरमियान होता है, और उसके साथ साथ एक्शन होता हुआ नज़र आए, पॉलिसियाँ मुरतब कर ली जाएं, ताकि आने वाली हुकूमत, जो आज निगरां हुकूमत जो 90 दिन बाद या 120 दिन बाद जाएगी, तो वो कुछ ऐसी एक्शंस, ऐसी चीज़ें मुरतब करके जाए ताकि आने वाले उस पर अमल कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब आपको मज़ीद बताएंगे कि क्या बातें हुई और यहाँ ये 2 दिन से जो मसरूफियत है इनकी, ये मैं समझता हूँ हर मिनट इनका लोगों के साथ मिलना,
ان کا اسٹاک ایکسچینج کو وزٹ کرنا, کراچی چیمبر کو وزٹ کرنا, اور کل رات بھی جو گزر گئی اس میں بھی یہاں آپ صحافیوں سے بھی ہم نے دوسرے فیڈرل منسٹر کی ملاقات کرائی, لیکن یہاں باقی جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, ایسوسیشنز ہیں, یہ رات 12 بجے تک بھی لوگوں سے مل رہے ہیں اور صبح 8 سے شروع ہے اور کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزلٹ ضرور آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے مہینے وزیر اعظم اوت لینے کے بعد اپنے کیبنٹ کے 3 ممبرس کے ساتھ کراچی آئے تھے, اور جمعے کو کیبنٹ نے اوت لیا تھا تو منگل والے دن یہاں پہ موجود تھے. کراچی کی بزنس کمیونٹی پورے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے پاکستان کی انڈسٹری کی ایکسپورٹ میں اور پاکستان کی جو ٹوٹل سپلائی چین ہے اس کے اندر. کچھ چیزیں پچھلے جب ہم میٹنگ میں آئے تو آئیڈینٹیفائی, اس کے بعد کچھ چیزیں جب ہم واپس گئے تو اس کے بعد شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ کرنسی جو ہے وہ جو 286 روپے کا انٹر بینک تھا وہ 306 روپے ہو گیا, اور جو کرنسی جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 350 تک چلی گئی. خدا کا شکر ہے کہ SIFC نے, فائنانس منسٹر نے, ہمارے پرائم منسٹر نے جو سٹیپس لیے وہ تمام سٹیپس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ آج کرنسی جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اور یہ جو مہنگائی ہے جس میں ہم سب تڑپ رہے ہیں, اس مہنگائی کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ کرنسی ہے. پچھلے سال 160 روپے کا ڈالر تھا, اس سال 305 روپے کا ہو گیا. تو جتنی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس میں ہماری انرجی بھی شامل ہے, اس کا فیول بھی شامل ہے, اس کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی شامل ہے, ہماری جو اشیاء موجود ہیں کھانے پینے کی, جو ہماری اشیاء موجود ہیں پرتنوش کی, جو اشیاء موجود ہیں ہمارے پاس مینوفیکچر, سب کچھ ڈالر میں تھا. خدا کا شکر ہے آپ نے دیکھا کہ جب کرنسی اسٹیبل آئی ہے تو اس کے رزلٹس اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں. آپ کی پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی کرنسی بڑھنے کی وجہ سے, مجھے پوری امید ہے 1 تاریخ کو آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کی بھی خوشخبری آئی. آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھی, مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو کرنسی کنٹرول ہو رہی ہے اور اپنی ریئل ویلیو کی طرف آ رہی ہے. صرف روکا کس کو ہے کہ جو لوگ ڈالر جو ہے وہ ٹیکس بچا کے ڈالر خرید رہے, صرف ان کو روکا ایکسچینج کمپنی. جو لوگ جو ہے وہ ناجائز طور پہ ہمارے ملک سے ڈالر کو باہر بھیج, صرف ان کو روکا اور کچھ بھی نہیں کیا. اٹ واز دا ریٹ آف دا گورنمنٹ, جو کہ SIFC سے حکومت کو جو ہے اس کی سپورٹ ملی, اور اس کے بعد پورے ملک میں آپ نے دیکھا ایک نظام قائم ہو گیا. اس کے بعد جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ 160 روپے کا ڈالر 286 ہوتا یا 305 ہوتا, جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم کو یہ مہنگائی جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑا. ایکسپورٹ جو آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ تو 20% گھٹ کے, اگر کرنسی کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھتی تو پچھلے سال 160 تھی, اس سال جب سال بند ہوا تو 286 تھی. ایکسپورٹ تو $32 بلین کی $27.5 بلین رہے گی, $5 بلین گھٹ گئی ہوتی. تو اس کا مطلب ہے جو کرنسی کی ڈیویلویشن ہے اس کا ایکسپورٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بیکاز ایوری تھنگ از ڈالرائزڈ. را مٹیریل بھی ڈالرائزڈ ہیں, انرجی بھی ڈالرائزڈ ہے, تمام اسپیئرز بھی ڈالرائزڈ ہیں, اس کی جتنی چیزیں انپٹس ہیں, ویری لٹل پورشن از دیئر. ہمارے ملک میں آج کے دن $10 بلین کا ایکسپورٹ سرپلس موجود ہے. $7.5 بلین کا صرف ٹیکسٹائل میں سرپلس موجود ہے. آج ٹیکسٹائل کے بھی سارے صنعت کار موجود تھے. ہمارے پاس اس کے علاوہ $2.5 بلین کا ڈفرینٹ گڈس کا سرپلس موجود ہے. $3 بلین کی اس سال روئی جو پچھلے سال امپورٹ کرنی پڑی تھی, $3 بلین کی روئی سرپلس ہو گئی ہے صرف پچھلے 6 مہینے کی محنت میں, جو کہ پچھلے سال 5 ملین بیل ہوئی تھی. مجھے اللہ سے امید ہے اس سال 12 ملین بیل ہوئی. 7 ملین بیل کا مطلب $3 بلین, جس کا را مٹیریل ہمارے ملک میں ہو. ہمارا ملک دوبارہ سے, میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں, ہمارا ملک دوبارہ راستے پہ. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لو ہینگنگ فروٹس میں, کیونکہ ہم کیئر ٹیکرس ہیں, ہم اس لیے آئے ہیں کہ صنعت اور تجارت کا خیال رکھیں, جو ہماری ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن الیکشن کرا رہا ہے. اب اس صنعت اور تجارت میں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم انڈسٹری ایکسپرٹ, میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے ملک کا پوٹینشیل $100 بلین. ہم نے ایک ایسا ویژن اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ 5 سال میں $100 بلین پہ چلی جائے. 76 سال میں کہاں پہنچی ہے؟ $27 بلین. میں کہتا ہوں ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے $100 بلین کا.
एक एक चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ. मैंने फिशरी से मीटिंग की, आपसे पूछना है. $446 मिलियन की फिशरी की एक्सपोर्ट है. पता चला कि जनाब पिछले 6 साल से जो श्रिम्प की एक्सपोर्ट है अमेरिका बैन है. क्यों बैन है? सिर्फ एक जो है वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उन्होंने श्रिम्प को जो है वो निकालना था, उसको TED कहते हैं. तो उन्होंने टर्टल एक्सट्रूजन सिस्टम, उसको उन्होंने जो है, जो अमेरिकन टीम आई तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. आज मुझसे 6 साल से हमारी बैन लगी है. EU अभी तक खुल नहीं सकती. ये दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है, हमारे पास सामने मौजूद है. हमारे पास यहाँ पे 2000 ट्रॉले हैं जो फिशरी के श्रिम्प और जो है वो फिश की जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमारी लोकल रिक्वायरमेंट भी करते हैं. सिर्फ उन्होंने फिशरी डिपार्टमेंट से 3 चीज़ें कही हैं जिसमें दो हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है. वहाँ पे वो कहते हैं कि आपको हम इसी साल $500 मिलियन बढ़ा दें. फार्मास्यूटिकल वालों से मीटिंग की. मैं समझता हूँ पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी सनत अगर है वो फार्मास्यूटिकल है, जो मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड. उनसे पूछा तुम्हारी एक्सपोर्ट क्यों $250 मिलियन है? आप सोचें पूरे पाकिस्तान में टेक्सटाइल की $16.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है. एग्रीकल्चर इसमें राइस पिछली सब मिला के $5 बिलियन है. पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की इसके अलावा सिर्फ $5 बिलियन. पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़. इथोपिया की भी $10 बिलियन है. तो कोई मसला है, उसी मसले को बैठ के समझ रहे हैं कि क्या मसला है, क्यों नहीं आगे हम चल सक रहे. यही हमारा काम है. इसी के ऊपर जितने घंटे लगेंगे, मैंने एक ही बात कहा है, 120 दिन है, हर घंटा 24 घंटे इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल. गवर्नर साहब फेडरल गवर्नमेंट के यहाँ पे माशाल्लाह नॉमिनी है, यहाँ पे गवर्नर हैं सब के, और कराची सबसे बड़ा शहर है. तो हमने 30 दिन पहले जो मीटिंग की थी उसका ना सिर्फ यहाँ फॉलो अप किया बल्कि नए टारगेट्स दिए कि हमने अगले 30 दिन में इनको लेके क्या चीज़ जो है इसको संभालनी है. गैस हमारे पास, हम सबको पता है कि गैस की शॉर्टफॉल है. अगर हम जिद करेंगे, और वो सिर्फ सिंध की गैस, हम किसी आर्टिकल के खिलाफ नहीं कह रहे हैं. मैंने कहा है कि मैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह मिनिस्टर ऑफ एनर्जी को भी लेके आऊँगा कि उसका निज़ाम बनाए. अगर हम सब जिद करेंगे कि हमें $4 की गैस चाहिए, तो वो तो है नहीं. ये नहीं हो सकता कि $17 में खरीद के $4 की दे दें या घरों की गैस बंद कर दें. वी नीड टू गो ऑन जो है प्रोविंशियल बैकअप, कम से कम प्रोविंस की, ताकि सनत तो पूरी चले. अगर हम जिद करेंगे कि मैं सनत नहीं चलाऊंगा, मुझे $4 की गैस, मुझे $4 की गैस, तो है नहीं. उस सिस्टम में जो गैस डालनी है, 150 की शॉर्टेज है, 200 की शॉर्टेज है, उसका जो बैकअप होना है उसकी ज़रूरत है. सनतकारों को भी समझाया, उनको भी समझाया. नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड ताकि ये तमाम निज़ाम, सनत जो हमारी है $10 बिलियन की हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी हमारे मुल्क में है जो चलानी है हमने. अगर $10 बिलियन हमारी इंडस्ट्री चल जाए और एक्सपोर्ट आ जाए, $10 बिलियन का मतलब 10 मिलियन जॉब्स भी है हमारे पास खड़े हुए. हमने इन सनतकारों को पूरे हाथ पकड़ के इंशाल्लाह ताला पट्टी पे चढ़ाना है. आई बिलीव इन वन थिंग, हमारा मुल्क है कि सिर्फ $300 बिलियन की इस वक्त इकॉनमी है. 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, $1200 पर पर्सन. मैं ये समझता हूँ ये मुल्क कम से कम $3 ट्रिलियन की इकॉनमी का ये मुल्क है 10 साल में. ये मेरा ईमान है. मेरी 2 पुश्तें कराची में दफन है. मेरे दादा भी, वालिद साहब आप ही के शहर से सेनेटर भी थे, यही दफन है. जितना पोटेंशियल इस शहर में है शायद किसी शहर में ना, चाहे वो IT है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, चाहे वो टेक्सटाइल है, और जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ से लेके पेशावर तक जो पोटेंशियल है, चाहे जेम जूलरी है, चाहे हमारी हम जो इंडस्ट्री को उठा के देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर है. तो इतने दो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है. अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हमारे मुल्क में ये $1200 पे जो खड़े हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क, पाकिस्तान जितनी तरक्की इंशाअल्लाह ताला अगले 10 साल में, मेरा ईमान है, कोई और मुल्क दुनिया में नहीं करेगा. थैंक यू वेरी मच. वफाकी वजीर साहब, आपके होते हुए, क्योंकि आप तो वफाकी वजीर हमारे मेहमान भी हैं और आपका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन गवर्नर का यहाँ से आना जाना नहीं होगा. गवर्नर साहब, आप ये बताएं कि ये जो सारी बातें इन्होंने की, कि आप जमानत लेते हैं, क्योंकि ये सनतकार तो आपके खुद आप ही सनतकार हैं और आपको उसने इम्तियाज या सितारा भी मिला है, तो आप ये इस बातों की गारंटी देते हैं कि यहाँ के सनतकारों ने या जो इन्होंने बात की है इसको कहाँ तक आप ले जाएंगे? क्योंकि असल मसला तो आपका है. कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी, कल भी हम आपके साथ होंगे, शायद साईं हमारे साथ ना हो. आप गारंटी देते हैं इस बात की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गारंटी आदमी हमेशा उसकी लेता है जिस पे एतमाद हो, और गौहर एजाज साहब पर
मेरा ही नहीं, इस मुल्क के सारे सनतकारों का एतमाद इसलिए है, ये उन्हीं में से हैं और इन्होंने ये मौका जब अल्लाह ने इनको दिया है, अभी ऊपर यही बात हो रही थी, तो जैसे इन्होंने कहा कि ये इनके ईमान का हिस्सा बन चुका है कि ये चाहते हैं कि 300 बिलियन के बजाय ट्रिलियन हो, तो इसका मतलब ये है कि चाहते हैं। अब अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है। मैं आपकी बात का जवाब इस तरह से दे सकता हूँ कि मुझे अल्लाह पर भी एतमाद है और इनकी तमाम नेक नियति पर एतमाद है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस मुल्क के जो माशी और माशरती मसाइल हैं वो पिछले 75 सालों से चले आ रहे हैं, तो वो 90 दिन में गौहर एजाज साहब नहीं हल कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं, जो ये इनका अहद भी है कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि आने वाले भी उस पर अमल करें, और आज जितना टाइम अल्लाह ने इनको दिया है उसमें भी आपको चेंज नजर आएगा। सर ऐसा इंडिया ने सऊदीया ने इंडिया के साथ ऑयल रिफाइनरी का मुआहदा किया है, तो क्या ये वही ऑयल रिफाइनरी है जो पाकिस्तान में लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमारा SIFC के अंदर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बेहतरीन दोस्त हैं और SIFC के अंदर पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया और UAE से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आने लगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स तो आ रही हैं और उसमें कोई शक ना करें कि इन्वेस्टमेंट जो है $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है या $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तमाम डिस्कशंस चल रही हैं और आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं ये बताऊं आपको, जो सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूं अगर आप सब लोग एक रोल अदा करें तो खाली पाकिस्तानी जो है वो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट को $27 बिलियन से $100 बिलियन 5 साल में लेके जा सकते हैं। ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये मेरा ईमान है कि हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है और आप सब में कि कोई वजह नहीं है कि हम अपने डॉलर्स हमें करंट अकाउंट डेफिसिट हो, कोई वजह नहीं है कि हमारे को जो है वो पैसे करंट अकाउंट डेफिसिट या कर्ज के लिए मांगना। इतना पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, सिर्फ उसको जो है साफ नियत से दिल से समझते हैं। इसीलिए अगर आप नोटिस करें कि अगर ये होता तो 306 रुपए का इंटरबैंक का डॉलर 292 ना हो जाता। तमाम डॉलर जितने हैं उनको एक मैसेज चला गया कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम कायम हो चुका है। SIFC का जो निज़ाम आया है, जिस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट जिम्मेदारी से किसी जगह पे नो टॉलरेंस की बेसिस पे काम कर रही है, मुझे अल्लाह से पूरी ईमान है कि किसी को वजह ही नहीं रहेगी बाहर पैसे रखने की। शायद आप लोग वो दिन देखें जिसका ख्वाब मैं देखता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं 1986 से कराची से गया था, मैं वही गिनता हूँ कि 16 रुपए का डॉलर था, आज 302 रुपए हो गया। मैं वही गिनता हूँ कि जनाब इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम। हम वही गिनते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसका डिफरेंशियल डिवैल्यू कर दो। इसका एक सोल्यूशन है एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। सर कोई इदारा इस तरह नहीं है कि महंगाई को वापस लाए, महंगाई ऊपर जाती है सारी नीचे आ जाएगी एक्सपोर्ट से। सर कौन सा इदारा है जिसको रमन सारे कराएंगे, एतमाद सारे कराएंगे। अच्छा, सवाल करें। जाहिर है कि आप ताजरों से मिलते हैं, सनतकारों से, इकोनॉमी बेहतर होती है तो मुल्क बेहतर होता है, लेकिन आप कहते हैं कराची में रहे, 8 से 10 घंटे कराची में लोड शेडिंग होती है, के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने वाला कोई नहीं है, आप बताएं इसका क्या करेंगे? अगले हफ्ते में जो है वो इंशाल्लाह ताला मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री और पावर को लेके आऊंगा और आपके सामने खड़ा करूंगा ताकि आप उसके थ्रू उसकी लगाम दिलवाएं। नहीं, एक बात मैं कहूँगा कि देखिए, जहाँ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट और बाकी सूबे के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो और आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर, बहाल और आगे जाए, तो हमें इसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस मुल्क के आर्मी चीफ जनरल हाफिज मुनीर साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, रात दिन कोशा हैं कि जैसे वो सरहदों की हिफाजत और सरहदी दहशतगर्दी को ख़त्म करने में रात दिन कोशा हैं, इसी तरह की जो माशी दहशतगर्दी इस मुल्क में पिछले कई बरसों से फैलाई गई थी, उसके लिए भी वो कमर बांध के कसली है। और आज जिस तरह वो कोशा है इस मईशत को बहाल करने के लिए, तो जो अरबाब टांडियो साहब का सवाल था कि इस मुल्क में एक वाहिद ये हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स,
उन पर लोगों का एतमाद आज भी सियासतदानों से ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि इस एतमाद की ही वजह है कि आप आने वाले चंद महीनों में आप इस मुल्क में बाहर से आने वाला बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट देखेंगे, और जितनी बड़ी पॉलिसी है उस पर एतमाद आवाम का भी होगा, हुकूमत का भी होगा, क्योंकि हम सब ने जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये तय कर लिया है कि इस मुल्क से तमाम सिस्टम्स, माफियाज और ग्रुप का खात्मा किया जाएगा जो पिछले कई बरसों से इस पाकिस्तान की मईशत को ना बहाल होने देना चाहते हैं, ना खड़े होना देना चाहते हैं, जिसमें कई ममालिक भी उसमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ अब तय हो चुका है, जैसे कि मिनिस्टर साहब ने बताया, अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूशंस हो रही हैं और रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। शुक्रिया।